नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है रात की अंतिम सवारी। रघुवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से ज्यादा वक्त से वो देश के कोने कोने में ट्रक चला चुका था, पर उसे कभी डर नहीं लगा, न जंगलों से, न वीरान सड़कों से, न ही सुनसान रातों से। उस रात भी वह एक माल से लदा ट्रक लेकर राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से दिल्ली की ओर निकल पड़ा। यह रास्ता वह कई बार तय कर चुका था, लेकिन इस बार समय कुछ अलग था। रात के 1 बजे, जब आसमान में न तारे दिख रहे थे न चांद, तभी वह एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा जिसका नाम था कालघाट रोड। यह रास्ता स्थानीय लोगों में बदनाम था। कहा जाता था कि यहां रात में कोई अकेले नहीं जाता। रघुवीर ने इन कहानियों को हमेशा मजाक में लिया था, लेकिन जैसे ही उसने इस रास्ते पर ट्रक चढ़ाया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी बंद था, फिर भी उसका शरीर कांपने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और सिर झुकाए खड़ी। रघुवीर ने ट्रक रोका। वह धीरे से ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। मैडम, कहां जाना है? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद जैसे मौत का रंग हो और होंठ खून से सने हुए। रघुवीर घबरा गया, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। वह यह सोचते हुए कि शायद यह कोई घायल औरत है, उसे ट्रक में बैठा लिया। पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, ट्रक की हेडलाइटें झपकने लगीं। रेडियो अपने आप चल पड़ा और उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रघुवीर ने जब लड़की से पूछा, तुम्हारा घर कहां है? तो वह बोली, बस कुछ दूर, उसी पेड़ के पास। लेकिन जैसे ही ट्रक उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लड़की अचानक गायब हो गई। रघुवीर चौंक कर ट्रक से उतरा। दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई नहीं था। तभी एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, क्या तुमने उसे देखा? उसने फिर किसी को बैठा लिया क्या? रघुवीर हक्का बक्का रह गया। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की इसी रास्ते पर मारी गई थी। उसका रेप करके उसे पीपल के पेड़ से लटका दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर रात किसी ड्राइवर को रोकती है, और जो भी उसे अपने साथ ट्रक में बिठाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो गायब हो जाता है। रघुवीर ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा, लेकिन अब ट्रक अपने आप चल रहा था। उसका स्टीयरिंग जाम हो गया, ब्रेक फेल हो गए और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। आगे एक पुल था, बहुत पुराना और टूटा हुआ। रघुवीर ने आखिरी कोशिश में ट्रक से छलांग लगाई। ट्रक पुल से गिर गया और साथ ही एक और चीख हवा में गूंजी लड़की की। लेकिन यह अंत नहीं था। रघुवीर बच गया, पर उस रात के बाद वह कभी ट्रक नहीं चला सका। उसका दिमाग अक्सर खो जाता था, आंखों में डर बस गया था। लोग कहते हैं वह लड़की अब हर उस ड्राइवर के पीछे जाती है जो रात के 1 बजे कालघाट रोड से गुजरता है। कुछ कहते हैं रघुवीर अब खुद उस सड़क पर दिखता है, लोगों को चेतावनी देने या शायद किसी का इंतजार करने। रघुवीर अब ट्रक नहीं चलाता था। वो एक शांत गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेले रहता था। दिन भर चुपचाप बैठा रहता और रात में एक डायरी में कुछ लिखता, वही डायरी जो उसने एक्सीडेंट वाली रात के बाद शुरू की थी। उस डायरी में एक एक अनुभव दर्ज था, कैसे ट्रक अपने आप चला, कैसे वो लड़की ट्रक में बैठी और कैसे ट्रक पुल से गिरा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि डायरी के कुछ पन्ने किसी और की लिखावट में थे, और वो लिखावट थी लड़की की। वो लिखती थी, मैं हर रात फिर से मरती हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम चंपा था। जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। रघुवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या उसका पागलपन। एक रात रघुवीर के पास एक नौजवान ट्रक ड्राइवर आया, नाम था विजय। चाचा, मैंने भी उस लड़की को देखा है, वो अब भी वहीं है। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन मेरी ट्रक भी अपने आप चलने लगी थी।
रघुवीर ने विजय को अंदर बुलाया और उसे डायरी पढ़ाई। विजय ये पढ़कर सन्न रह गया। आपको पता है चाचा, मेरे गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने बताया था कि 20 साल पहले यहां के कुछ दबंगों ने एक लड़की के साथ दरिंदगी की थी। उसका नाम चंपा था। अब सच सामने आ रहा था। विजय और रघुवीर ने मिलकर तय किया कि वे चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पहले उन्हें उन गुनहगारों को ढूंढना होगा। उनकी तलाश उन्हें ले गई एक दूसरे गांव गौतमपुर। वहां के जमींदार परिवार पर शक था। लोगों के मुताबिक उनके 3 बेटे और उनके साथी वही थे जिन्होंने चंपा के साथ वहशियाना हरकत की थी। अब वे तीनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन गांव में आज भी उनका डर कायम था। विजय और रघुवीर ने रात में उनके घर के बाहर चंपा की तस्वीर और एक माला रखी। अगले दिन खबर आई, तीनों भाइयों की नींद में मौत हो गई। चेहरों पर डर ऐसा कि जैसे किसी ने उन्हें नींद में ही घसीट लिया हो। गांव वालों ने कहा, हमने पहली बार जमींदारों को डरते हुए मरते देखा है। उस रात रघुवीर ने सपना देखा। चंपा मुस्कुरा रही थी। वह बोली, धन्यवाद रघु चाचा, अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह रघुवीर की लाश मिली। चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब विजय ने ट्रक चलाना शुरू किया। एक रात वही कालघाट रोड पर विजय को एक औरत खड़ी दिखी, पर यह चंपा नहीं थी, वो दूसरी थी। शायद अगली आत्मा, अगला बदला, अगला शिकार। कालघाट रोड अब एक भूतिया राजमार्ग बन चुका है। हर रात एक नई आत्मा किसी न किसी ट्रक ड्राइवर को रोकती है, कोई बदला लेने के लिए, कोई न्याय के लिए, और कुछ सिर्फ अपने अकेलेपन से बाहर आने के लिए। लोग अब इस सड़क पर रात में जाना बंद कर चुके हैं, लेकिन जो जाते हैं या तो लौटते नहीं या फिर किसी डायरी में कैद होकर रह जाते हैं। ट्रक की हेडलाइट में जब कोई चेहरा झलके तो रफ्तार मत बढ़ाना, क्योंकि वो सिर्फ रास्ता नहीं मांग रही, वो तुम्हारी आत्मा ले जाना चाहती है। रघु चाचा की मौत के बाद विजय ने उनकी डायरी संभाल कर रख ली। अब वह ट्रक ड्राइवर बन चुका था, लेकिन हर बार जब वह ट्रक स्टार्ट करता, एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ जाती। उसने तय किया कि वह कालघाट रोड से तब तक नहीं गुजरेगा जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन एक रात उसे अचानक एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए मजबूरन उसी रास्ते से जाना पड़ा। रात के 2 बजे उसकी ट्रक की हेडलाइट कमजोर होने लगी और सड़क पर धुंध छाने लगी। तभी उसे फिर से एक लड़की दिखाई दी, लेकिन यह चंपा नहीं थी। यह लड़की नीले रंग के स्कूली यूनिफॉर्म में थी। बाल भीग रहे थे और उसके हाथ में एक टूटी स्लेट थी। विजय ने ब्रेक मारे, पर लड़की अचानक हवा में उड़कर ट्रक के बोनट पर आ गिरी। विजय ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, लड़की गायब थी, लेकिन स्लेट अब भी ट्रक के अंदर पड़ी थी। स्लेट पर लिखा था, मेरे स्कूल में आग लगी थी, मुझे जलाकर मार डाला गया। विजय को अब समझ आ चुका था कि कालघाट रोड अब केवल एक भूत की जगह नहीं, एक आत्माओं का दरबार बन चुका था। हर आत्मा वहां भटक रही थी, अपने अधूरे काम, अधूरे बदले, या किसी ने उन्हें मौत के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। विजय ने अगले कुछ हफ्तों में 3 और घटनाएं झेली। एक बुजुर्ग औरत जो अपने बेटे को खोज रही थी। बेटा उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया था और वह वहीं मर गई। 2, एक छोटा बच्चा जिसकी आत्मा हर ट्रक में चॉकलेट खोजती है। 3, एक सैनिक जो अभी भी युद्ध में मरा मानकर लौटने की कोशिश करता है। हर आत्मा की अपनी कहानी थी, लेकिन सबका रास्ता विजय के ट्रक से होकर ही गुजरता। विजय ने एक नई सोच अपनाई। वह हर आत्मा की कहानी जानकर उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करने लगा। जहां चंपा को न्याय दिलाया, वहीं उस स्कूल की लड़की के लिए उसने उस स्कूल में लगी पुरानी आग की फाइलें निकलवाईं। पता चला, स्कूल मालिक ने बीमा के पैसे के लिए खुद आग लगवाई थी।
विजय ने केस फाइल करवाई। जब स्कूल मालिक को जेल हुई, अगली बार कालघाट रोड पर लड़की फिर नहीं दिखी। धीरे धीरे आत्माओं की संख्या कम होती गई, लेकिन डर अब भी कायम था। एक रात विजय को चंपा ने सपने में कहा, तू जो कर रहा है वो अब तुझे सिर्फ इंसान नहीं, आत्माएं भी देख रही हैं। पर विजय की कोशिशों के बीच एक आत्मा ऐसी थी जो मुक्त नहीं होना चाहती थी। वह थी रक्तमाला, एक तांत्रिक औरत जिसे गांव वालों ने चोरनी और डायन कहकर जिंदा जला दिया था। वह तो अब आत्माओं को अपना गुलाम बना रही थी। वह नहीं चाहती थी कि आत्माएं मुक्त हों। वह चाहती थी कि कालघाट रोड उसका साम्राज्य बने। विजय जब एक आत्मा को छोड़ता, वह और भी क्रूर बन जाती। विजय के पीछे अब केवल आत्माएं नहीं, एक पिशाचनी आत्मा भी लग चुकी थी। रक्तमाला ने विजय के सपनों में आना शुरू कर दिया। वह बोली, तू मुझे चुनौती दे रहा है? अब तू भी मरेगा और तेरा ट्रक मेरी सवारी बनेगा। अब विजय को तय करना था, या तो वो ट्रक चलाना छोड़ दे और खुद को बचा ले, या फिर रक्तमाला से भिड़े और हमेशा के लिए इस शापित सड़क को मुक्त करे। उसने एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया जो पहले इसी सड़क पर साधना करता था। बाबा ने बताया, रक्तमाला की राख उसी पुल के नीचे दबाई गई थी जहां रघु चाचा का ट्रक गिरा था। विजय ने पूरी हिम्मत से उस जगह जाकर खुदाई की और उसे एक लाल रंग की राख से भरी छोटी सी काली मटकी मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, एक भीषण चीख हवा में गूंजी और काली आंधी उठी। विजय बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सब शांत था। उस रात के बाद कालघाट रोड पर कभी कोई आत्मा नहीं दिखी। लोग अब रात में भी उस रास्ते से गुजरने लगे। सरकार ने भी उस रोड का नाम बदल दिया। अब वह शांति मार्ग कहलाता है। विजय अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब उसका ट्रक सिर्फ माल नहीं, सच्चाई, हिम्मत और आत्माओं की मुक्ति का प्रतीक बन चुका है। कहते हैं, अगर कोई आत्मा कभी भटके तो विजय का ट्रक खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। 1 वर्ष बीत चुका था। शांति मार्ग अब शांत और सामान्य लगने लगा था, लेकिन विजय के मन में अक्सर एक डर बैठा रहता। क्या सब सच में खत्म हो गया था? एक रात वह एक नए शहर की ओर ट्रक लेकर निकल रहा था। एक छोटा सा गांव पड़ा, रास्ते में भैरवपुर। सड़क सुनसान थी। तभी ट्रक के सामने अचानक एक बच्चा आ गया। विजय ने तेजी से ब्रेक मारे। वह ट्रक से उतरा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखा। पीछे से एक धीमी आवाज आई, तूने राख को जमीन में दबाया, जलाया नहीं। विजय का माथा ठनका। क्या रक्तमाला फिर लौट रही है? अगले कुछ दिनों में विजय को अजीब संकेत मिलने लगे। ट्रक के शीशे पर लाल हाथों के निशान, ट्रक की हेडलाइट अपने आप जलना, रेडियो में अजीब तांत्रिक मंत्र। एक दिन विजय को एक बुजुर्ग साधु मिला जो उसे जान गया। उसने कहा, रक्तमाला की आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी शक्ति का स्रोत काली राख जलाकर पूर्ण आहुति न दी जाए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उस राख को जलाने के लिए रक्त शुद्धि आवश्यक थी, यानी जिसने उसे मारा था उसी का खून। पर गांव वालों ने तो उसे जिंदा जलाया था, फिर किसका खून? विजय ने खोजबीन शुरू की और पाया कि उस वक्त के गांव का पुजारी ही था जिसने रक्तमाला को डायन घोषित किया था अपने निजी स्वार्थ के कारण। आज वह पुजारी एक बड़े मंदिर का महंत बन चुका था। विजय ने उससे मिलने की कोशिश की, पर उसे वहां से भगा दिया गया। रात को विजय उस मंदिर में चुपके से गया, तभी हवा चलने लगी, शंख अपने आप बजने लगे और रक्तमाला की परछाई मंदिर की दीवारों पर दौड़ने लगी। पुजारी डर से चीखा, माफ कर दो, मुझे अपने पद की लालच थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय ने पुजारी का खून लेकर उस राख पर छिड़का और आग जला दी। एक भयानक चीख वातावरण में गूंजी और काली लपटों में एक विकृत चेहरा दिखा, रक्तमाला का। फिर सब शांत हो गया। विजय को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकती। वो अब एक सामान्य ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, वह आत्माओं का रक्षक बन चुका था।
अब जब भी कोई आत्मा अन्याय के कारण भटकती है, वह विजय को पुकारती है, और विजय का ट्रक दिन हो या रात, पहाड़ हो या जंगल, वहीं पहुंचता है। पर कहते हैं, हर बार जब विजय एक आत्मा को मुक्ति दिलाता है, उसकी आत्मा का एक हिस्सा खुद विजय के अंदर बस जाता है। कहीं विजय खुद धीरे धीरे आत्माओं का घर तो नहीं बनता जा रहा। एक रात विजय को अपने ट्रक के रियर मिरर में कोई बैठा दिखा। वो रघु चाचा थे। विजय बेटा, उन्होंने कहा, अब तुझे एक नई सवारी पर निकलना होगा, एक ऐसी आत्मा की तलाश में जो खुद नहीं जानती कि वो मरी हुई है। विजय चौंका। कौन? उसने पूछा। रघु बोले, खुद तू। अगले दिन लोग कह रहे थे, एक ट्रक 3 दिन से उसी रोड पर घूम रहा है, ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। ट्रक का नंबर है RJ13H6666, विजय का ट्रक। पर विजय अब कहां है, कोई नहीं जानता। RJ136666 नंबर वाला ट्रक अब एक रहस्य बन चुका था। जो भी उसे सड़क पर देखता कहता। ड्राइवर की आंखें खाली थीं, चेहरा भावहीन था, और ट्रक में एक अजीब सी स्याही फैली रहती थी। लोगों का मानना था विजय अब मरा नहीं, पर जीवित आत्मा बन चुका है। शहर की एक पत्रकार नेहा ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया था। नेहा ने उस ट्रक का पीछा किया 3 रातों तक। तीसरी रात ट्रक अचानक रुक गया। दरवाजा खुला। विजय सामने खड़ा था, वैसा ही जैसा तस्वीरों में दिखता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तुम मुझे खोज रही हो, अब तैयार रहो सच जानने के लिए। नेहा ट्रक में चढ़ गई। अंदर की सीटें धुंध से भरी थीं। हर खिड़की पर किसी आत्मा की परछाई झलक रही थीं। ट्रक चल पड़ा बिना किसी ड्राइवर के। नेहा कांप रही थी, पर कैमरा चालू रखा। विजय की आवाज गूंज रही थी, हर आत्मा जो मैंने मुक्त की, उनका एक हिस्सा मुझ में समा गया। मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, मैं उनकी पीड़ा का संग्रह हूं। नेहा ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? विजय बोला, मुक्ति। लेकिन मेरी मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कोई मेरी जगह न ले। नेहा चौंकी। क्या मतलब? तुमने मुझे खोजा है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। नेहा ने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रक की खिड़की पर अब वो सभी आत्माएं दिखाई दे रही थीं जिन्हें विजय ने मुक्ति दिलाई थी। एक एक कर आत्माएं बोलीं, हमें न्याय मिला, लेकिन विजय खो गया, अब हमें कोई और चाहिए। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसे अपनी मां की आत्मा दिखी, जो वर्षों पहले एक रहस्यमयी सड़क दुर्घटना में मरी थी। मां बोली, अगर तू ये जिम्मेदारी लेगी तो न जाने कितनी आत्माओं को शांति मिलेगी। नेहा ने फैसला कर लिया। सुबह लोगों ने ट्रक देखा, वही RJ13H6666, लेकिन अब ट्रक चला कौन रहा था? एक युवती नेहा। उसका चेहरा शांत, पर आंखों में वैसा ही खालीपन। अब रात की अंतिम सवारी की कहानियां नेहा के नाम से मशहूर थीं। जो आत्मा न्याय चाहती, वह अब नेहा के ट्रक में सवार होती। लोग कहते हैं, अगर किसी आत्मा को दर्द से मुक्ति चाहिए तो वो उस ट्रक की छाया ढूंढती है, और जो इंसान उसे देखता है वो कभी वैसा नहीं रहता। कहानी के अंत में एक बूढ़ी औरत आती है, जो एक पुरानी किताब लेकर गांव-गांव घूमती है। उस किताब का नाम है रात की अंतिम सवारी, आत्माओं की डायरी। लोग पूछते हैं, क्या ये कहानी सच है? वो मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर तुमने कभी अपने ट्रक के शीशे में कोई परछाई देखी हो तो तुम पहले ही इसका हिस्सा बन चुके हो। नेहा की ट्रक में उस रात एक बूढ़ा किसान बैठा। उसका नाम था बंसीलाल चौधरी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और शरीर से धुआं निकल रहा था। नेहा ने धीरे से पूछा, आपको क्या हुआ? बंसीलाल बोला, मैं हर साल फसल उगाता था,
लेकिन जमीन के लालच में मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा अब तक उस खेत में जलती रहती है। नेहा ने उसकी जगह ढूंढी, एक सूखा वीरान खेत जहां हर रात लपटें उठती थीं, पर दिन में कुछ नहीं दिखता। उसने प्रशासन से आरटीआई के जरिए जमीन के कागज निकाले और पाया कि तहसीलदार और एक बिल्डर ने मिलकर बंसीलाल की जमीन हथिया ली थी। नेहा ने वीडियो सबूत बनाकर वायरल किया, पूरे गांव ने देखा और प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। तहसीलदार बर्खास्त हुआ, बिल्डर फरार हो गया। अगली रात ट्रक में बैठी आत्मा नेहा की तरफ मुस्कुराई और बिना कुछ कहे हवा में गायब हो गई। एक बार नेहा की ट्रक में दो छोटे बच्चे चढ़े, जुड़वां भाई। नाम था राजू और रामू। दोनों चुप थे और बस एक लोरी गुनगुना रहे थे, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। नेहा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? राजू बोला, मां मर गई थी, पिता शराबी थे, एक रात हमें कुएं में फेंक दिया। रामू जोड़ता है, पानी ठंडा था, लेकिन दर्द नहीं, बस नींद आ रही थी। नेहा की आंखें भर आईं। नेहा ने गांव जाकर उस पुराने कुएं की खुदाई करवाई, हड्डियां मिलीं। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वो बच्चे कभी जिंदा वापस नहीं आए थे। पिता को गिरफ्तार किया गया। उस रात नेहा के ट्रक में दो लाल गुब्बारे हवा में उड़ते दिखे और दो परछाइयां धीरे धीरे आसमान की ओर चली गईं। नेहा अब तक कई आत्माओं को मुक्ति दिला चुकी थी, पर एक आत्मा थी जो हमेशा ट्रक के दाईं खिड़की में उसकी रक्षा करती रहती थी। वह थी उसकी मां। एक रात जब नेहा को एक डरावनी आत्मा ने घेर लिया, एक कटी गर्दन वाली महिला जो हर इंसान को खून से स्नान कराना चाहती थी, तब मां की आत्मा ने पहली बार बोला, अब तू काफी मजबूत हो गई है, मेरी आत्मा अब मुक्त हो सकती है। नेहा चौंक गई। मत जाओ मां, अभी तो साथ मिला है। मां बोली, तेरा सफर अब तुझ पर है। तू हर आत्मा की बेटी है, अब तुझे औरों की मां भी बनना होगा। और मां की आत्मा एक हल्की रोशनी बनकर ट्रक से निकल गई। अब नेहा की आत्मा खुद भी बदल रही थी। वह सपनों में अक्सर एक अजीब सा चेहरा देखती, बिना आंखों वाला, बिना मुंह का, सिर्फ एक काला साया। एक दिन ट्रक में कोई सवार नहीं हुआ। नेहा सोच रही थी कि आज आत्मा नहीं आएगी, तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। जीपीएस अपने आप एक लोकेशन दिखा रहा था, अननोन। नेहा ने ट्रक चलाया। रास्ता घने जंगलों से होता हुआ एक सुनसान चौराहे पर रुका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा एक अजीब बात कह रही थी, तू हर आत्मा को पहचान गई, लेकिन अब खुद को पहचान। ट्रक के शीशे में नेहा ने अपना प्रतिबिंब देखा, पर चेहरा अपना नहीं था। उस रात ट्रक न स्टार्ट हुआ, न रुका, मानो किसी और की मर्जी से चल रहा हो। नेहा अब कंट्रोल में नहीं थी। ट्रक एक पुराने खंडहर की ओर गया, जहां कोई सड़क नहीं थी, कोई दिशा नहीं। वहां एक दरवाजा था, लोहे का, जंग लगा हुआ। दरवाजे पर एक शब्द खुदा था, 0, 0। नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं, एकदम खामोश। सबकी आंखें सफेद, और उनके बीच बैठा था एक साया जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। वह बोला, नेहा, तू दूसरों को मुक्ति देती आई है, अब तुझे अपनी पहचान की कीमत चुकानी होगी। साया ने नेहा से 3 प्रश्न पूछे, हर प्रश्न आत्मा की परीक्षा थी। 1, किसी आत्मा को मुक्ति देना क्या उसे भुला देना है? नेहा बोली, नहीं, मुक्ति देना उसका दर्द समझना और उसे न्याय देना है। 2, क्या तूने कभी खुद को भी मुक्त किया? नेहा चुप रही, शायद नहीं। 3, अगर तुझसे तेरी यादें, चेहरा और नाम ले लिया जाए, क्या तू फिर भी वही रहोगी? नेहा कांप गई। उसका शरीर हल्का लगने लगा, चेहरा धुंधला हो रहा था। वह बोली, अगर मैं खुद को भूल भी जाऊं, पर आत्माओं का दर्द याद रहे, तो मैं वही हूं। शून्य आत्मा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की
और कहा, अब तू अगली रक्षक है। तू वही बनेगी जो रात की अंतिम सवारी को पूरा करेगी मेरी जगह। नेहा की पहचान मिट गई। अब वह नामहीन, चेहरा विहीन, असली आत्माओं की रखवाली करने वाली शक्ति बन चुकी थी। अब ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं दिखता, पर जब किसी आत्मा को न्याय चाहिए होता है, ट्रक अपने आप प्रकट होता है। लोग कहते हैं ट्रक चलता है पर कोई नहीं चलाता। ट्रक आता है पर कोई उसे बुलाता नहीं। और जो एक बार उस ट्रक में चढ़ जाए, वह पहले जैसा नहीं रहता। अब कहानी एक नई आत्मा पर केंद्रित होती है। एक 16 साल की लड़की पारो, जो हर रात एक पुराने पुल पर खड़ी दिखती है, हाथ में एक लाल गुड़िया और आंखों में खून। उसकी आत्मा ट्रक के सामने खड़ी होती है। ट्रक रुकता है, पारो बैठती है और सिसकती है, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। मेरी मां ने मुझे उसी में बंद कर दिया था। पारो की आत्मा अब ट्रक में थी। उसकी लाल गुड़िया गुम थी। वो गुड़िया नहीं, उसकी मां की आखिरी निशानी थी, जिसमें उसकी मां ने आत्महत्या से पहले अपनी सारी यादें भर दी थीं। शून्य रक्षक नेहा ने पूरे गांव में उस गुड़िया की तलाश की। आखिरकार एक पुराने कुएं में एक टूटी हुई गुड़िया मिली, जल चुकी थी, पर आंखें अभी भी चमक रही थीं। गुड़िया हाथ में लेते ही एक तेज चीख गूंजी, मां! आसमान में गाढ़े बादल छा गए, बिजली गिरी और पारो की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। उसने कहा, अब मैं मां के पास जा रही हूं। शुक्रिया। मैं अब डर नहीं रही, और वह हवा में मिल गई, पहली बार मुस्कुराते हुए। अब ट्रक में कोई आत्मा नहीं आई। शून्य रक्षक ने सोचा, क्या उसका काम पूरा हो गया? लेकिन तभी एक आईना ट्रक में गिरा, और उसमें सिर्फ एक ही परछाई थी, खुद रक्षक की। अब वह खुद भी एक अधूरी आत्मा बन चुकी थी। उसका चेहरा, नाम, यादें सब मिट चुके थे। तभी एक बच्चा ट्रक के पास आया रोते हुए, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। रक्षक ने ट्रक का दरवाजा खोला, बच्चे को बिठाया, और पहली बार एक इंसानी मुस्कान आई। जब भी किसी आत्मा को रास्ता नहीं मिलता, एक ट्रक आता है। कोई दिखता नहीं, पर कोई सुनता जरूर है। रात की अंतिम सवारी अब बस एक कहानी नहीं, एक वादा है कि कोई है जो दर्द में भी रास्ता दिखाता है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी आत्मा जिंदा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।